हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। इससे पहले की क्लास में हमने मानव में उत्सर्जन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है उस बारे में स्टडी किया था, अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो ध्यान दीजिए, मानव में मूत्र का निर्माण निम्न 3 विधियों के द्वारा होता है। निम्न 3 चरणों में होता है। तो कौन कौन से 3 चरण हैं, उस 3 चरणों के बारे में ध्यान रखना हमें कि मानव में मूत्र का निर्माण निम्न 3 चरणों में होता है। पहला हमें चरण ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं, वो आपको देखना है गुच्छीय निस्यंदन कहा जाता है। तो पहला होगा जिसे हम क्या कहेंगे, गुच्छीय निस्यंदन के नाम से जाना जाता है, या गुच्छीय निस्यंदन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये पहला कार्य। दूसरा आपको इसमें चरण ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखेंगे, तो निस्यंदन के बाद में वर्णात्मक या चयनात्मक पुनः अवशोषण होता है। वर्णात्मक पुनः अवशोषण होगा तो दूसरा चरण क्या हो जाएगा, वर्णात्मक पुनः अवशोषण होता है। तथा तीसरा चरण हमें ध्यान रखना है, जो क्या होता है, स्त्रवण होता है। तो इस प्रकार से ये 3 चरण होते हैं जिनके माध्यम से मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा, गुच्छीय निस्यंदन, या गुच्छीय निस्यंदन को हम किस नाम से जाना जाएगा, तो गुच्छीय निस्यंदन होता है, उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस भी कहते हैं। गुच्छीय निस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस होता है, यह क्रिया बोमेन संपुट में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है, तो आप ध्यान देंगे, यह क्रिया बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। बोमेन संपुट एवं किसमें संपन्न होगी, ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। तो ग्लोमेरुलस एवं किसमें संपन्न होगी, बोमेन संपुट में संपन्न होती है। अब इस क्रिया में क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बोमेन संपुट होता है, बोमेन संपुट में ये भाग है, ये बोमेन संपुट है कप के आकार का, और इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो इधर से एक धमनी आती है, और उसे हम क्या कहते हैं, आने वाली धमनी को हम कहेंगे अभिवाही धमनी। कौन सी धमनी, यहाँ पर एक धमनी आती है जिसे हम क्या कहेंगे, अभिवाही धमनी। यह अभिवाही धमनी यूरिया युक्त रुधिर, जो को यूरिया बनती है कहाँ पर है, यकृत में। यकृत में यूरिया होती है, वह बनती है, और रक्त के साथ में यूरिया युक्त रुधिर होगा, वह यूरिया युक्त रुधिर होगा, वो किस में आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना, यूरिया युक्त रुधिर होता है, वह अभिवाही धमनी के माध्यम से यह प्रवेश करता है। वो किस में करता है, बोमेन संपुट में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिए, आप क्या ध्यान देंगे, अभिवाही धमनी यूरिया युक्त अशुद्ध रुधिर को अभिवाही धमनी के माध्यम से बोमेन संपुट में रक्त को लाती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर लाने के बाद में यहाँ पर जो बोमेन संपुट उसमें रुधिर का निस्यंदन होगा, तथा अपवाही धमनी होती है वो बाहर की ओर ले जाती हैं। अपवाही धमनी बाहर की ओर रुधिर को ले जाने का कार्य करती है। तो अपवाही धमनी होगी वो बाहर की ओर रुधिर को ले जाने का कार्य करती है, जबकि अभिवाही धमनी होगी वो रुधिर को लाने का कार्य करती है। ये अभिवाही धमनी होती है, यह अभिवाही धमनी जो बोमेन संपुट में आकर के और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, और शाखाओं की जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो ये दोनों भाग हो जाएंगे, बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलकर के और निस्यंदन की क्रिया को संपन्न करते हैं, फिल्ट्रेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। इसमें यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें पोडोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। ये पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं, यह मिलकर के बोमेन संपुट को एक छलनी की भांति कार्य करवाती हैं। तो इस प्रकार से बोमेन संपुट होगा वो किस रूप में काम करेगा, एक छलनी की भांति कार्य करता है। अभिवाही धमनी रुधिर लेके आएगी किसमें, ग्लोमेरुलस में। यहाँ रुधिर आता है वो अभिवाही धमनी से, अभिवाही धमनी का व्यास अधिक होगा, अपवाही धमनी का व्यास कम होता है। इसके कारण से रुधिर अधिक आएगा, कुछ समय तक यहाँ रुक जाएगा, रुकने के कारण से दाब जनरेट होगा, और दाब जनरेट होने के फलस्वरूप यह जो बोमेन संपुट है ये किस रूप में काम करेगा, छलनी की भांति कार्य करता है। तो बोमेन संपुट होगा वह छलनी की भांति कार्य करता है, यानी एक छानने का कार्य करता है, छलनी की भांति कार्य करता है, छलनी की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है।
यह हमें ध्यान रखना है। और इसके द्वारा ध्यान दीजिए कि एक वृक्क में आपको ध्यान रखना है कि वृक्क में उपस्थित बोमेन संपुट होते हैं, उनके द्वारा प्रति मिनट 1000 से 1200 मिलीलीटर रुधिर का निस्यंदन किया जाता है। तो ये आप ध्यान देंगे, 1000 से 1200 मिलीलीटर रुधिर है उसका क्या कर दिया जाएगा, निस्यंदन कर दिया जाता है। और रुधिर में आप ध्यान देंगे तो यहाँ रुधिर में उपस्थित होते हैं यूरिया, यूरिक अम्ल या अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तथा ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल, लवण और वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, विटामिन इत्यादि उपस्थित होते हैं। उसमें से रुधिर कणिकाओं को छोड़कर, रुधिर कणिकाएं यहाँ से निस्यंदित नहीं होती हैं, बाकी वाले पदार्थ निस्यंदित होकर के और इसके अंदर आ जाते हैं। तो बाकी वाले पदार्थ यहाँ हो जाएंगे, निस्यंदित हो जाते हैं और निस्यंदन होकर के किस में आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, निस्यंदित होकर के और बोमेन संपुट के नीचे की उपस्थित गुहा होती है उस गुहा में आ जाते हैं। और बोमेन संपुट की जो गुहा होती है उसमें जो निस्यंद आता है उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, इस पदार्थ को हम निस्यंद कहा जाता है। तो इस प्रकार का पदार्थ आएगा, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, निस्यंद कहा जाता है। और ये निस्यंद होता है, यह छन करके आया है। और इस निस्यंद में क्या क्या होगा, तो इसमें ध्यान दीजिए, यूरिया तो होती है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उपस्थित होगा, यूरिया। यूरिया के साथ में इसमें क्या उपस्थित होते हैं, ग्लूकोज भी उपस्थित होता है। ग्लूकोज के अतिरिक्त इसमें एमिनो अम्ल भी उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज के अतिरिक्त क्या उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे, एमिनो अम्लों के अतिरिक्त तो आप ध्यान देंगे इसमें वसीय अम्ल भी उपस्थित होते हैं। कुछ मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं, वसीय अम्ल भी उपस्थित होते हैं। और कुछ मात्रा में क्या उपस्थित होते हैं, लवण, विटामिन, हार्मोन। लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन होते हैं। लवण, विटामिन और क्या उपस्थित होते हैं, हार्मोन्स भी उपस्थित होते हैं। यह सभी किस में आ जाते हैं, इस निस्यंद के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारे पदार्थ होंगे वो किस में आ जाएंगे, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं, निस्यंदित होकर के छन करके। केवल रुधिर कणिका को छोड़कर बाकी वाले भाग होते हैं, प्लाज्मा हो सकता है, यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, लवण, विटामिन और हार्मोन होते हैं, वह बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। बोमेन संपुट की गुहा के बाद में यह किसमें प्रवेश करेंगे, तो आपको देखना, नलिकाओं में प्रवेश करते हैं, वृकाणु या नेफ्रॉन्स की नलिकाओं में प्रवेश करते हैं। तो ये पहला क्रियाविधि यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, कौन सी, गुच्छीय निस्यंदन। तो आप क्या ध्यान देंगे, गुच्छीय निस्यंदन की क्रियाविधि होती है वो बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। इस क्रिया में अभिवाही धमनी यूरिया युक्त रुधिर को यकृत से बोमेन संपुट में लाती है। अभिवाही धमनी का व्यास होता है वो अधिक होता है और अपवाही धमनी का व्यास जो बाहर की ओर शुद्ध रुधिर को ले जाती है उसका कम होता है। इसके कारण से इसमें एक दाब उत्पन्न होगा और इस दाब के फलस्वरूप बोमेन संपुट में रुधिर को छाना जाता है, अर्थात बोमेन संपुट होगा वह छन्नी की भांति या छलनी की भांति कार्य करता है। और एक वृक्क के द्वारा 1000 से 1200 मिलीलीटर रुधिर है वह निस्यंदित किया जाता है, छाना जाता है। इस निस्यंदन की प्रक्रिया में जो बोमेन संपुट की गुहा में तरल आता है वह तरल होता है उसे निस्यंद कहा जाता है। और इस निस्यंद में यूरिया, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, लवण, विटामिन, हार्मोन्स इत्यादि होते हैं। ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी प्रक्रिया कौन सी होती है, तो निस्यंदन के बाद में दूसरी प्रक्रिया होगी जिसे हम क्या कहेंगे, वर्णात्मक अवशोषण कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, वर्णात्मक अवशोषण कहा जाता है, या वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहा जाता है। पुनः अवशोषण, वर्णात्मक पुनः अवशोषण के नाम से इसे जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए, वर्णात्मक पुनः अवशोषण किसे कहा जाता है, तो इसमें आप देखते हैं कि जो निस्यंद बोमेन संपुट के माध्यम से छन करके जो नलिकाओं में आता है उन नलिकाओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन इत्यादि के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, लवण, विटामिन, हार्मोन इत्यादि। इन पदार्थों को अवशोषित करके पुनः रुधिर में पहुंचाना। यहाँ से ये पदार्थ सारे अवशोषित होंगे और अवशोषित होकर के और पुनः किस में पहुंच जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना, धमनी में पहुंच जाते हैं। और इन पदार्थों को अवशोषित करके और पुनः कहाँ तक पहुंचाना, तो आपको ध्यान रखना है, पुनः रुधिर में पहुंचाना, रक्त में पहुंचाना क्या कहलाता है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहलाता है। तो वापस से सुन लीजिए, आप क्या ध्यान देंगे, बोमेन संपुट से छन कर आने वाले निस्यंदन में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन इत्यादि उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, लवण, विटामिन, हार्मोन इत्यादि। ये पदार्थ होंगे। इन पदार्थों को यानी आवश्यक पदार्थों को नलिकाओं के माध्यम से, जो कि वृकाणु की नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं के माध्यम से
अवशोषित करके और पुनः रक्त में पहुंचाने की क्रिया होती है उसे वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहा जाता है। और इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है पीसीटी या हेनले का लूप होता है, या फिर आपको ध्यान रखना डीसीटी होता है, इन नलिकाओं के अंदर क्या होगा, पुनः अवशोषण होता है। इन नलिकाओं में क्या होगा, इन पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। और इन नलिकाओं की भित्ति होती है वह घनाकार उपकला की बनी होती है, यानी इसके अंदर उपकला होगी वह किस प्रकार की होती है, घनाकार कोशिकाओं से बनी हुई उपकला होती है। और इस उपकला के माध्यम से जो आवश्यक पदार्थ है वो आवश्यक पदार्थ पुनः किसमें प्रवेश कर जाते हैं, रुधिर वाहिनियों में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये पुनः यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाता है। और इसमें आप देखेंगे तो जो ग्लूकोज अम्ल अम्ल होते हैं उनका अधिकांश अवशोषण तो पीसीटी में हो जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो जाता है, और फिर कुछ मात्रा में जल का अवशोषण एनले के रूप में, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है दूरस्थ कुंडलित नलिका में कुछ लवणों का अवशोषण हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जल का कुछ अवशोषण होता है, संग्रह नलिका में हो जाता है जल का अवशोषण। और उसके बाद में शेष जो पदार्थ बनता है यूरिया युक्त पदार्थ होता है, और शेष यूरिया युक्त पदार्थ होगा उसे हम किस नाम से जाना जाता है, मूत्र या यूरिन के नाम से जाना जाता है, जिनको किस में डाल दिया जाता है, संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका से आगे जाएगा और किस में खुल जाएगा, वृक्क श्रोणी में खुल जाता है। वृक्क के मध्य का जो कीपनुमा भाग होता है जिसे हम वृक्क श्रोणी या पेल्विस कहा जाता है, और ये वृक्क श्रोणी या पेल्विस होगा उसमें खुल जाएगा। और उसमें खुलने के बाद में ये वृक्क श्रोणी या पेल्विस होता है वह मूत्र वाहिनियों के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, मूत्र वाहिनी के साथ में। और मूत्र वाहिनियाँ होती हैं वो आगे जाकर के किस में खुलती हैं, मूत्राशय में खुलती हैं। तो मूत्र वाहिनियाँ आगे जाकर के किस में खुलेगी, मूत्राशय में खुलती हैं। तो मूत्र वाहिनियाँ आगे जाकर किस में खुलेगी, मूत्राशय में खुलती हैं। और मूत्राशय होता है उसमें मूत्र का कुछ समय के लिए संग्रह होता है, और जब मूत्राशय में संग्रह होता है उस समय मूत्राशय की वाहिका जो संकीर्णक होता है वो बंद होता है, और जैसे ही संकीर्णक खुलता है तो यह मूत्राशय से मूत्र होगा वह मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर की ओर त्याग दिया जाता है, बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से मूत्र का निर्माण होता है। तो ये 3 चरण है जिसके माध्यम से मनुष्य के अंदर जो है वो आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण होगा, मूत्र का निर्माण होता है। लास्ट चरण तीसरा है वो स्त्रवण है। इसमें आप ध्यान देंगे सीक्रेशन या स्त्रवण का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जैसे हिपुरिक अम्ल है या यूरिक अम्ल है, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको सीधे यहाँ पर अवशोषित नहीं किया जा सकता है, यहाँ से छनते भी नहीं है। इस प्रकार के पदार्थों को सीधे किसमें डाल दिया जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। यानी यहाँ छन आप ध्यान देंगे तो हिपुरिक अम्ल या कुछ विषैले पदार्थ होते हैं इस प्रकार के, इन पदार्थों को यहाँ से छाना नहीं जा सकता, तो में डाल दिया जाता है जहाँ पर इनका पुनः अवशोषण हो जाता है और बाकी वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्त्रवण या सीक्रेशंस कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से 3 चरण होंगे जिसके माध्यम से मनुष्य के अंदर मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो आपको ये तो ध्यान रखना है। साथ में आप देखेंगे तो मानव में कुछ अन्य उत्सर्जी अंग भी उपस्थित होते हैं। अन्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से उपस्थित होते हैं उस बारे में बात करते हैं। अन्य उत्सर्जी अंग, और अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं उसमें आप ध्यान देंगे 3 अंग। एक तो होते हैं फेफड़े, आपने पढ़ा होगा फेफड़े, मैंने पढ़ाया भी आपको। फेफड़े होते हैं, इनके द्वारा शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ CO2 होती है उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो शरीर में बनने वाली CO2 होती है, उस CO2 को शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। दूसरी हमने संरचना पढ़ी थी, पाचन तंत्र पढ़ाया था उस समय, यकृत, और यकृत होता है उसके द्वारा भी आप ध्यान देंगे तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे आपने देखा था RBC होगा उसका विघटन होता है, तो RBC के विघटन से किसका निर्माण होता है, बिलीरुबिन का एवं बिलीवर्डिन्स का निर्माण होता है। बिलीरुबिन का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान का बिलीवर्डिन्स का निर्माण होता है। बिलीरुबिन का और किसका निर्माण होगा, बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। तो बिलीरुबिन बनेगा, बिलीवर्डिन बनता है। इसके अतिरिक्त कुछ विटामिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कुछ विटामिन तथा स्टेरॉइड्स का उत्सर्जन है वह मल के साथ किया जाता है। तो मल के साथ में उत्सर्जन है वो किनके द्वारा कर दिया जाएगा, इनके द्वारा कर दिया जाता है, यकृत के द्वारा। अगला हमें ध्यान रखना है, तीसरा जो उत्सर्जी अंग उपस्थित होता है और वो कौन सा उपस्थित है, त्वचा उपस्थित होती है। और त्वचा होती है उसमें आप ध्यान देंगे तो पसीने की सहायता से या फिर अन्य पदार्थों की सहायता से, उसमें आप देखेंगे कि त्वचा होती है
उसमें त्वचा के द्वारा जो नमक होता है उसका या कुछ लवण होते हैं उनका, और लवण के अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो इसमें आप देखेंगे यूरिया हो गई कुछ मात्रा में उनका, या कुछ मात्रा में लैक्टिक अम्ल होता है उनका स्रावण होता है। लैक्टिक अम्ल कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल यूरिया आदि का पसीने के साथ में स्रावण कर दिया जाता है। आदि का पसीने के साथ में क्या कर दिया जाएगा, स्रावण कर दिया जाता है। तो पसीने के साथ में इनका स्रावण कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो स्टेरॉइड्स का, और स्टेरॉइड के अतिरिक्त स्टेरॉइड्स का एवं आपको ध्यान रखना स्टेरॉइड के साथ में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन हाइड्रोकार्बन का स्रावण है, वह हाइड्रोकार्बन का स्रावण सीबम के साथ में किया जाता है। त्वचा में उपस्थित सीबम होता है, उस सीबम के साथ में इनका स्रावण कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना 3 प्रकार के उत्सर्जीय अन्य उत्सर्जीय अंग भी फेफड़े जो कि CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं, यकृत, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन्स के रूप में, तथा विटामिन एवं स्टेरॉइड्स का मल के साथ में उत्सर्जन करते हैं। त्वचा नमक, लवण, लैक्टिक अम्ल इत्यादि को पसीने के साथ में तथा स्टेरॉइड्स एवं हाइड्रोकार्बन्स को सीबम के साथ में उत्सर्जित कर देती है। तो ये इस प्रकार से हमारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। उत्सर्जन तंत्र में हमने सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र देखा था, उसके बाद में उत्सर्जन के आधार पर प्राणी होते हैं वो 3 प्रकार के अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र की संरचना किस प्रकार की होती है, तो हम डिटेल से पढ़ चुके थे। अब उसके बाद में आज हमने पढ़ा है मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि में 3 चरण होते हैं, गुच्छीय निस्यंदन, वर्णात्मक पुनःअवशोषण और स्रवण। इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से मूत्र का निर्माण होता है, जिनको मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में डाल दिया जाता है, मूत्राशय से मूत्र मार्ग से बाहर की ओर त्याग कर दिया जाता है। अन्य उत्सर्जीय अंग में फेफड़े एवं यकृत होते हैं तथा त्वचा उपस्थित होती है, जिनके द्वारा कुछ पदार्थों का बाहर की ओर उत्सर्जन किया जाता है। इस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली जो क्लास है उस क्लास में हम अगला तंत्र पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।